Hello students. So from today we are going to start the very interesting chapter of inorganic chemistry, that is D and F block elements. सो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का है एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर वेरी इजीली अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि किस तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप वेरी करती हैं. ठीक है, सो अगर ये चीज़ माइंड में क्लियर हो जाएगी एक बार तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछा जाए यू कैन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए यहाँ पर कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर फॉर्म होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स से हम क्या समझते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर कर रहा होगा वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे. एंड व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही पार्ट है. ठीक है, बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. कैसे? ट्रांजिशन एलिमेंट आपका नाम से ही पता चल रहा है वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन शो करते हैं इन देयर प्रॉपर्टी बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक. ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन है ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कि एलिमेंट के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए या तो उनकी ग्राउंड स्टेट पर या किसी भी एक्साइटेड स्टेट पर. ठीक है, अगर ऐसा होता है तभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाया जाता है. तो यहाँ पर आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रेफर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ये आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए. जिंक का एटॉमिक नंबर 30, उसके पास देखेंगे आप 3d10 कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है. ठीक है, कैडमियम जो आपका 4d सीरीज़ का एलिमेंट है उसके पास 4d10 कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है. मरकरी के पास भी 5d10 कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल है. ठीक है, अब यहाँ पर इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से दे डू नॉट शो द ट्रांजिशन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक. ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए इन देयर ग्राउंड स्टेट या फिर किसी भी एक्साइटेड स्टेट पर. तो एक्साइटेड स्टेट ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. इसके बाद इनके पास इतनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफ़िकल्ट है. सो ये अपनी इसी स्टेट पर एग्जिस्ट करते हैं एंड दे डू नॉट शो द ट्रांजिशन. ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. तो यहाँ पर देखेंगे आप पढ़ते भी हैं n-1 D1 to 10 ns0 to 2. तो यहाँ पर हमने अभी अभी कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डी सबशेल में जाना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या होता है कि पहले डी फिल किया जाता है देन एस आपका सबशेल फिल होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. n-1 दैट इज़ n से छोटे वाले को पहले फिल कर रहे हैं देन हम s को फिल कर रहे हैं, जबकि हम कह क्या रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाना चाहिए. जैसे कि इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. स्कैंडियम की आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन. तो स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर के साथ वो एग्जिस्ट करता है 3d14s2 कॉन्फ़िगरेशन में. सो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वाई वी हैव नॉट रिटन आर्गन 3d3. डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं तो 3d3 क्यों नहीं लिख सकते हम स्कैंडियम के लिए. ऐसा इसीलिए कि आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 और n ऑर्बिटल की दैट इज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो 3d और 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जीज़ हैं वो कंपेरेबल होती है, नियरली सेम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली जंप कर सकता है फ्रॉम 3d टू 4s. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है दैट्स वाई आप यहाँ पर कह रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में नहीं जा रहा, एस सबशेल में जा रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की माइंड में क्लियर रखेंगे कि
इनके लिए n-1 सबशेल और n सबशेल की जो एनर्जीज हैं वो नियरली सेम होती हैं। यहीं पर इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, आंसर यही है बिकॉज दे कैन यूज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम s एज वेल एज d सबशेल विच आर पार्शियली फिल्ड फॉर बॉन्डिंग और टू अटेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आप आगे फर्दर पढ़ेंगे डी ट्रांजिशंस भी होती हैं ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, वो स्प्लिट कर जाते हैं इनटू द 2 सेट्स एंड वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है बॉन्डिंग किस तरीके की होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3 तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है या फिर होती है। ठीक है, पहली है मेटालिक बॉन्डिंग जिसमें कि जो एलिमेंट है वो s इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है फॉर द बॉन्डिंग। सेकेंड है कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें वो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल विच आर पार्शियली फिल्ड। या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं जब उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हों। सो 3 तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आप मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे जिसमें एस और पार्शियली फिल्ड डी सबशेल की बात हो रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बार बार देखने को मिलेंगी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी सबशेल इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी सबशेल में उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, दैट इज़ उतनी ही आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, या फिर ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो आप कह सकते हैं हार्डनेस ज़्यादा होगी मेटल की, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसे। क्या डेफिनेशन है इसकी? एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल बॉन्ड इंटू 2 एटम्स। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल बॉन्ड्स। क्लियर हो गई बात। एंड यहाँ पर नेक्स्ट चीज़, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक आप पढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा जिसका फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल्स टू √n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चीज़ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड आपके पास डायरेक्टली कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड। तो होता क्या है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन जो है लाइट अब्जॉर्ब करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, विजिबल रीजन से वो लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, एंड उसके बाद वो डी ट्रांजिशन होगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, एंड जो रिमेनिंग आपके जो कलर्स रह जाएंगे विजिबल रीजन के वो आपके रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? एक बार रीड कर लेते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स क्यों शो करते हैं? बिकॉज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रीजन एंड अंडरगो डी ट्रांजिशन एंड रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? सो यू कैन फॉर्म योर ओन लैंग्वेज, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है कोवेलेंट बॉन्ड की वो सीरीज़ के मिड तक इंक्रीज करती है बहुत ज़्यादा। देन मिड के बाद आपकी जो एलिमेंट्स हैं उनके कोवेलेंट बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने पहले हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज आपके अभी हमने बात करी कि कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो मिड तक आपका जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाता है।
देन उसके बाद मिड के बाद क्या होती है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है डी ऑर्बिटल में। दैट इज अगर पेयरिंग स्टार्ट हो गई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम रहते जाते हैं आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज। क्लियर हो रही है बात। एंड अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतनी ही कम आपकी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक माइंड में बिठा लीजिए बात कि आपका जो मोर विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, more number of covalent bonds, and which is directly proportional to the bond strength and hardness of the metal. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक साइज की वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड आपकी एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करती है। जर्नली जो आप पढ़ते हैं कि अक्रॉस द पीरियड आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है बिकॉज आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है। बट यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में माइंड में रखेंगे बात, डिक्रीज तो करता है साइज बट स्लोली, उतना रेपिडली नहीं करता जितना जर्नली हम कहते हैं कि डिक्रीज करेगा, स्लो डिक्रीज होता है इन द एटॉमिक साइज। अब उसका रीज़न क्या है, यू हैव टू आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे, इतना तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम शेल में इंक्रीज़ करने की वजह से आपके जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाते हैं। इतनी बात आपको माइंड में क्लियर होगी अभी तक। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर प्ले करता है अपना रोल, वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है पहले। इसमें क्या होता है कि आपके हम कह रहे हैं कि N-1D सब शेल को हम पहले फिल करते हैं, ये हमने कहा। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर ऑर्बिटल में आपके लगातार फिल होते जाते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस एक्शन में आती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका 3D ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फिल होते जाएंगे, पहले इसमें फिल होंगे देन एस में जंप कर सकते हैं वो। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर डी लगातार आपका फिल करता जाता है, इनर ऑर्बिटल आपका फिल होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन आती है एंड रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पर साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अब दो फोर्सेस एक्शन में है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्शन में है, रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्शन में है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज तो होगा साइज बट स्लो डिक्रीज होगा एटॉमिक साइज में। तो टू फैक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना या फिर और साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट का रोल प्ले में आना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज चलते जाते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फॉर्म होने वाला है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज क्या होता है कि आपकी जो डी सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल होने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बढ़ेंगे निकल की तरफ, निकल एंड उसके बाद आपका कॉपर है, जिंक है, तो यहाँ पर जब आप पहुँचने लगते हैं तो डी सबशेल आपका ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल होने वाला होता है। दैट इज़ आपके रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे एंड रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा था वो डोमिनेट कर जाएगा। रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर द attraction as N-1D सबशेल इज़ ऑलमोस्ट फुल एंड इसकी वजह से यहाँ पर आपका इक्वेशन फॉर्म हो सकता है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल का जो साइज़ है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम बिकॉज आपका जो ड्यू टू द रिपल्शन न्यूक्लियर चार्ज डू नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर। ठीक है, एंड लास्ट में एंड ऑफ द सीरीज़ क्या होता है, आपका जिंक का साइज़ जो है ज़्यादा दिखता है आपको कॉपर से या फिर निकल से कंपैरिजन करेंगे आप तो जिंक का एटॉमिक साइज़ क्यों बढ़ रहा है, वो तो एंड में प्रेजेंट है तो उसका साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए। तो रीज़न यही है कि जिंक के पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है जिंक में, ड्यू टू विच द रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर द अट्रैक्शन एंड अल्टीमेटली साइज एटॉमिक साइज ऑफ द जिंक appears to be larger than copper and nickel। क्लियर हो गई बात। अब डाउन द ग्रुप भी देख लेते हैं आपका एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आपको पता है कि एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, ये जनरल सी बात आप पढ़ते आ रहे हैं।
बट यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप सीरीज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट सीरीज़ आपकी 3D सीरीज़ है, सेकंड सीरीज़ आपकी 4D सीरीज़ है एंड थर्ड जो है आपकी 5D सीरीज़ है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, दैट इज़ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4D और 5D सीरीज़ का जो एटॉमिक साइज़ है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। सो द रीज़न इज़ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको समझना है आपको क्या है। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ये इस टाइटेनियम, जिरकॉनियम एंड हॉफनियम साथ में लिख दिया, तो जिरकॉनियम और हॉफनियम का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, वाई? दिस इज़ ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको समझना ज़रूरी है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। अब क्या हो रहा है, हम पढ़ रहे थे कि डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। दैट मीन्स आपका हॉफनियम का साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए था जिरकॉनियम से, बट ऐसा नहीं है बिकॉज हॉफनियम आपका 5D सीरीज़ का एलिमेंट है। तो 5D सीरीज़ में एक्चुअली क्या होता है, आपके F ऑर्बिटल्स फेल होने लगते हैं। ठीक है, 4F ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ कर जाता है एंड साइज़ आपका डिक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, शील्ड करना मतलब जैसे आप डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये 4F का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, पहले क्लियर करेंगे शील्डिंग इफेक्ट को। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, इतनी डेंसली फिल हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, बाहर की तरफ रिपल्शन एक्शन आता है। दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड मच मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये आपका शील्डिंग इफेक्ट हुआ। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, दैट इज़ रिपल्सिव एक्शन जो है आपका नहीं आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा झुकने लगेंगे एंड न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा झुकने लगेंगे। दैट मीन्स आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर जाएगा एंड साइज़ आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, 4F ऑर्बिटल में ऐसी क्या बात है कि वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है अपना। ठीक है, अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका जो F ऑर्बिटल है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, डिफ्यूज शेप होती है उसकी। साइज़ में बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत डेंसली फिल नहीं होते 4F ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन्स डेंसली फिल नहीं होंगे तो वो रिपल्सिव एक्शन कैसे दिखाएंगे, एंड अगर रिपल्सिव एक्शन नहीं दिखाएंगे दैट इज़ आपका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ गिरने लगेंगे एंड साइज़ आपका छोटा हो जाएगा। तो यही होता है 5D सीरीज़ में कि 4F इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखाते। ठीक है, एंड यही आपका सेम रीज़न है कि आपका सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सीरीज़। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपकी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं 4F और 4D और 5D सीरीज़ का साइज़ जो है वो नियरली सेम है। दैट इज़ उसमें बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड बॉन्डिंग अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल ऑब्वियसली मोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करके अपना आंसर फॉर्म करना है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज़ हाई फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे दैट इन 5D सीरीज 4F इलेक्ट्रॉन्स शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट या फिर पुअर रिपल्सिव एक्शन ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है,
आज की वीडियो में यही प्रॉपर्टीज़ आप अपने माइंड में क्लियर करेंगे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पीज़ के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी इरेगुलर है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप डूइंग योर रिविजन एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।